हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज मौलिक अधिकार पे बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप सभी की तरह एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ और आज मैं मौलिक अधिकार पे चर्चा करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार है क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी गहराई आपको समझ में आने लगेगी। चलिए, ये जो मौलिक अधिकार है, यह कहाँ, जो हमारे संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 3 में। जो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं वो है 12 से लेकर के 35 तक। जो 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अब इसमें अधिकार कौन कौन से हैं, हम इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर एक एक अधिकार के डीप में जाएंगे, फिर उसके अपवाद की बात करेंगे, और इस मौलिक अधिकार के संबंध में अगर कुछ और भी बातें हैं तो हम उसको भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। जो मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है वह है समता का अधिकार। समता का अधिकार, इसकी चर्चा की गई है 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में समता के अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो 12 में है वो राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 13 में कुछ चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस किस विधि को शून्य घोषित किया जाएगा, किस कानून को शून्य कर दिया जाएगा, किस कानून को किस सीमा तक डिलीट कर दिया जाएगा या अवरुद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, हम इस पे भी अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक ओवरव्यू दे दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इसकी विशेषता है, ये सब चीजें हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। तो जो ये दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में इसका चर्चा किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। के विरुद्ध अधिकार, इसकी जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। चौथा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 25 से लेकर के 28 तक। पांचवा जो है वह है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ऐसे भी बोल सकते हैं अधिकार। ये जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला जो छठवां मूल अधिकार है यह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसे वर्तमान समय में हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार जिसकी चर्चा की गई थी अनुच्छेद 31 में, इसको वर्तमान समय में हटा दिया गया है। इसे कब हटाया गया? तो 44वें संशोधन के तहत।
ये 44वां संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे ले जाया गया भाग 12 में। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए या 300 ए को 300 क भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में 300 ए में इसकी चर्चा की गई है। इसको रख दिया गया है संविधान के भाग 12 में। संविधान के भाग 3 से हटा करके संविधान के भाग 12 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 31 से इसका अनुच्छेद 31 को बदल करके अनुच्छेद 300 क कर दिया गया है। ठीक है, और यह अब मौलिक अधिकार न होकर के यह अब एक कानूनी अधिकार है, यानी राज्य इस अधिकार को अब समाप्त कर सकती है। ठीक है, 7वां जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार, ठीक है, इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 32 में। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस पे चर्चा करने से पहले कुछ आपको बातें मैं बता दूं कि ये जो मौलिक अधिकार है यह नागरिक, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं और कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए हैं। जो नागरिक शब्द से आप आशय, नागरिक शब्द का आशय आप समझते होंगे कि जिन्हें भारत की नागरिकता ले ली है, जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, जो भारत में निवास करते हैं, भारत की नागरिकता ले चुके हैं, वो क्या है? भारत के नागरिक। और एक है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द में आता है कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई विधिक व्यक्ति है, और उसमें नागरिक भी आएंगे, तो व्यक्ति में सब समाहित हो जाएंगे। तो जो मौलिक अधिकार है इनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए। कोई विदेशी व्यक्ति है उसके लिए भी, कोई विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति में जो विधि जिनको व्यक्ति मानता है, जैसे कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड समिति है, कोई रजिस्टर्ड जो संस्थान है, वो क्या है? राज्य के अंतर्गत वो व्यक्ति, विधिक व्यक्ति कहलाता है। तो ये है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा जो करेंगे, अभी इससे आगे भी कुछ बातें बता दूं कि जो ये मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित हैं, यानी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, चाहे राज्य करे या कोई व्यक्ति करे, कुछ संबंध में राज्य के लिए है, कुछ संबंध में व्यक्ति के लिए है, तो आप इसको लेकर के न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ये वाद योग्य है, यानी इस पे आपसे पूछताछ हो सकती है। ठीक है, जहां भी सैन्य, जिस भी क्षेत्र में अगर सैन्य शासन लागू है वहां इनको निरस्त कर दिया जाता है, मौलिक अधिकारों को। ठीक है, अगर कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई गुप्तचर विभाग में है, तो संसद उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, और आगे जैसे जैसे कुछ बातें आएंगी मैं चर्चा करते जाऊंगा इसके संबंध में। तो अभी जो हम बात करेंगे वो इस वीडियो में जो मूल रूप से बात होगी वो केवल समता के अधिकार पे होगी, क्योंकि यह वीडियो समता के अधिकार पर ही चर्चा करते करते लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि समता का अधिकार में जो ये प्रावधान है ये बहुत ही विस्तृत चर्चा इस पे हम करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, और मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ कि यह वीडियो आपको कुछ बेहतर नॉलेज देके जाएगी। ठीक है, आइए तो हम चर्चा करते हैं समता के अधिकार पर। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, इन 5 अनुच्छेद पे हम चर्चा करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18। ये जो मौलिक अधिकार है ये लिया कहां से गया था? तो ये जो मौलिक अधिकार लिया गया था वह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार लिया कहां से गया था? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। आइए अब हम चलते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है,
अब देखिए इसके दो भाग हैं, ठीक है। एक है विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। एक आप यहां देख रहे हैं विधि के समक्ष समता और यहां देख रहे हैं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो ये विधि के जो समक्ष समता है वह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ये जो विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ये जो विधि के समक्ष समता है इसका क्या मतलब है? जो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है इसका क्या मतलब है? तो इसके तीन आशा हैं। आप पहला जो है वो है विशेषाधिकारों का अंत, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, जो दूसरा है वह प्रावधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। कोई विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा जो है, तीसरी बात इसमें कही गई है, तीसरा इसका मतलब जो है वह है साधारण विधि। साधारण विधि को आप केवल विधि भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विधि न्यायालय के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार। व्यवहार, ठीक है। इसमें क्या है? विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, यानी कि किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। अगर दो व्यक्ति हैं तो कानून दोनों पे समान रूप से लागू होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आपको ये लाभ दिया जाता है और इनको ये लाभ नहीं दिया जाता। जैसा कि आप अगर भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसमें एक समय ऐसा भी था जब क्षत्रिय और ब्राह्मण के संबंध में जो विधि के समक्ष जब उनकी कोई अपराध को, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय से कोई अपराध हो जाता था तो उनको कम सजा दी जाती थी। लेकिन जब दलित या अछूत उस समय जो बोलते थे उनसे अगर कोई अपराध हो जाता था तो उनको बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। परंतु हमारे संविधान ने इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया, कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। विधि किसी को विशेषाधिकार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। फिर जो बात कहता है कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। आप गरीब हैं कि अमीर हैं, विधि यानी कानून से इसका कोई मतलब नहीं है। कानून ये नहीं देखेगा कि आप अमीर हैं कि आप गरीब हैं, आप क्या हैं क्या नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं। विधि सबसे ऊपर है और सबको इसको मानना पड़ेगा। कानून सबको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप कहेंगे कि नहीं हम तो कानून मन में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो तीसरा प्रावधान है वह है साधारण विधि और विधि न्यायालय के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। अब हम विधियों का समान संरक्षण देखते हैं तो यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसमें प्रावधान है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी के साथ समान व्यवहार होगा। समान परिस्थितियों के साथ सभी के साथ समान व्यवहार होगा, यानी कि अगर परिस्थिति समान है तो आप पे समान नियम लागू होगा, ठीक है। समान कानून लागू होगा, कानून समान रूप से लागू होगा। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ हमने तो पढ़ लिया कि सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। इनके अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194,
ठीक है, ये इसके अपवाद है। अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अपने पद के दौरान किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है तो वह उस समय अगर कोई कार्य कर रहा है या कोई निर्णय ले रहा है तो वो किसी भी न्यायालय के समक्ष जवाबदेह नहीं होगा कि आपने यह क्यों किया या निर्णय क्यों लिया। ठीक है, अगला जो 361 का प्रावधान है वह कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडिक यानी क्रिमिनल कार्रवाई न तो शुरू की जा सकती है और न ही जारी रखा जा सकता है। अगर पीछे से कोई क्रिमिनल मामला उनके ऊपर है तो उसे जारी भी नहीं रखा जा सकता, वो उसे बंद कर दिया जाएगा जब वो राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पे आसीन होते हैं। ठीक है, और जो इससे अगला प्रावधान है वह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ कोई दीवानी मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में करना ही चाहते हैं या कोई करना ही चाहता है तो उसे 2 महीने पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को जिससे भी संबंधित मामला है उसको सूचित करना होगा। अगर आज सूचित करते हैं तो आज से 2 महीने बाद आप फिर वो जो कार्रवाई या दीवानी कार्रवाई वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, 361 यह भी प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद के दौरान कारावास या गिरफ्तारी का कोई भी मामला नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, 105 अनुच्छेद 105 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वह संसद में या संसद के किसी भी समिति में कही गई कोई भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 194 जैसे 105 संसद सदस्यों के संबंध में बात करता है वैसे ही अनुच्छेद 194 विधानमंडल सदस्यों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 194 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है वो राज्य विधानमंडल में या राज्य विधानमंडल के किसी भी समिति में कोई भी बात कहता है या कोई भी मत देता है तो वह उसके लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। इसके अलावा भी अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर किसी विदेशी देश का कोई शासक है, कोई कूटनीतिक व्यक्ति है, गुप्तचर है, कूटनीतिक व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ भी किसी भी प्रकार का फौजदारी या दीवानी मुकदमा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संसद की सत्य कार्रवाई, संसद के अंदर अगर कोई सही कार्रवाई हो रही है, संसद के अंदर या विधानमंडल के अंदर कोई अगर सही कार्रवाई है, उसकी सही प्रकाशन करता है किसी न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे, रेडियो पे, तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। ये है अनुच्छेद 14 के अपवाद। आशा करता हूं कि आपको यह बातें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ही समझने में दिक्कत आ रहा होगा, जैसा कि मैंने फेस किया। जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे सर के ऊपर से निकल जाता था, समझ ही नहीं आता था कि क्या है। लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जाते थे सिर पर परत निशान। तो वही बात है, अभ्यास करते करते समझ में आने लगता है, चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, आज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ या जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये लग रहा होगा यार काफी इंटेलिजेंट है या काफी पढ़ा लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है यार। हम जब भी प्रयास करते हैं ना तो चीजें समझ में आने लगती हैं। किसी को अगर हम जिस स्थिति में देख रहे हैं वो स्थिति के लिए वो काफी मेहनत करना पड़ता है, या जो मैं आज कर रहा हूँ
जो बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि ये बहुत मैं जानकार हूँ, मुझे बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। लेकिन जितना नॉलेज है मैं सोचता हूँ कि सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर दूँ, तो सामने वाले को समझा दूँ। जो सामने वाले का कमेंट आएगा उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा यार हाँ मैं सही बढ़ा रहा हूँ, सामने वाले को समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर मैं अपने आप को और भी इन्हेंस करूँगा ना यार, और भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, अपनी क्षमताओं को एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसीलिए मेरा यूट्यूब पर आने का मतलब सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15, 14 को आप लोग समझ गए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य की परिभाषा, मैं अभी बताया कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है, राज्य। अनुच्छेद 12 को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार ये राज्य शब्द आएगा तो शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। आप राज्य वर्तमान राज्य के संदर्भ में ले लेंगे कि ये हरियाणा राज्य है, ये यूपी राज्य है, इसके संबंध में ले लेंगे, तो मैं थोड़ा सा राज्य को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य में क्या बोला गया है, जो संसद है यह क्या है, राज्य के अंतर्गत है। जो विधान मंडल है, राज्यों की जो विधान मंडल है वो भी इस परिभाषा के अंतर्गत आता है। जो स्थानीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका वगैरह, ये भी राज्य है। और जो ये अधिकरण है, यानी जो नियम वम बनाते हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई संसद किसी निजी संस्था को भी अगर नियम बनाने के लिए कहती है तो वो भी राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी के साथ केवल लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, जन्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, लिंग, इन 5 आधारों पे, केवल लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पे विभेद नहीं करेगी, विभेद का निषेध। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। यहां पे एक चीज आप देखेंगे, केवल, यानी इसके अलावा, केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, इसके अलावा भेदभाव कर सकती है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के भी कुछ अपवाद हैं, आइए उसको देख लेते हैं। अपवाद, इसका अपवाद है कि राज्य महिलाओं और शिशुओं यानी बच्चों के लिए राज्य जो है वह कोई विशेष प्रावधान कर सकता है या कोई विशेष छूट दे सकता है इनको।
राज्य महिलाओं और बच्चों को के संबंध में कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, इसका अगला जो अपवाद है वह यह कहता है कि राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यानी जो समाज में पिछड़ गए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और जो शिक्षा में पिछड़ गए हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में भी कोई विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 15 के अपवाद। अब आप कहेंगे कि इनको ये सब क्यों दिया गया, तो मैं बता दूं कि ये एक बैलेंस बनाने के लिए दिया गया। आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ता है। जो महिलाएं हैं, इनको भी समाज में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, इसको मेंटेन, बैलेंस में करने के लिए ये कुछ प्रावधान राज्य करती है, जो इनके लिए कोई विशेष लाभ की सुविधा प्रोवाइड कर देती है, ऐसा कुछ करती है। तो ये सब इसके अपवाद हैं। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, ये पॉजिटिव वे में है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो भी इसलिए दिए गए थे, यार कोई इतने बड़े पद पे, इतने गरिमा वाले पद पे बैठ के ऐसा थोड़ी करेगा, कोई जाके कोई क्राइम थोड़ी करेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें एक व्यवस्था के तहत दी गई हैं। और मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस तरीके का संरक्षण न दिया जाए तो उनको कितना मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यार आए दिन अगर कोई पार्टी सरकार में है, रूलिंग पार्टी है, तो वो आए दिन परेशान करेगी इन सब चीजों को लेकर के। आज आप समाज में देखते हैं फर्जी FIR वगैरह आम जनता पे होते रहते हैं। तो यार फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल वो देखेंगे कि मतलब इस चीज को देखते हुए ये सब किया गया है। बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में, बड़ा ही सोच समझ के हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया और उसमें इस तरीके के प्रोविजन किए ताकि मतलब एक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, इसके लिए मैं तो संविधान निर्माताओं को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इतना, मतलब उन लोगों में इतना बौद्धिक क्षमता थी यार, इस तरीके का हमें संविधान प्रदान किया। अगर समझ लीजिए कि ये समता का अधिकार नहीं होता या जो मौलिक अधिकार में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो नहीं होते, तो आज आपके साथ कितनी ज्यादती होती, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। प्रशासनिक व्यवस्था का आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ता। तो इस सब को देखते हुए आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, संविधान निर्माताओं को तहे दिल से धन्यवाद दीजिएगा कि हाँ, ये चीजें उन्होंने हमें दिया, ये अधिकार, ये विशेषाधिकार हमें दिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 15 के अपवाद पर हमने चर्चा कर ही ली। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ये सब बातें हो ही गई। अब चलते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य अगर किसी सार्वजनिक पद पर सार्वजनिक पद के लिए कोई नियोजन कर रही है, समता। अगर मान लीजिए कि राज्य किसी भी सार्वजनिक पद के लिए नियुक्ति कर रही है, तो वह किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, अगर राज्य किसी भी सार्वजनिक पद के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर वैकेंसी निकाली है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 16 का भी अपवाद है। आप देखते होंगे कि महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यानी OBC के लिए
आरक्षण की व्यवस्था सरकार करती है, यानी राज्य आरक्षण की व्यवस्था करती है। सरकार में आप समझ ही रहे हैं राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो यह आरक्षण की व्यवस्था करती है। और राज्य यह भी कर सकता है कि किसी सार्वजनिक नियोजन के लिए, सार्वजनिक नियोजन, कोई सार्वजनिक अगर नियोजन है, कोई सार्वजनिक अगर नियुक्ति है, कोई सरकारी नियुक्ति है, तो उसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए बना सकती है और उसके लिए निवास की मांग कर सकती है। ठीक है, ये किसमें है? अनुच्छेद 16 के अपवाद में, जो अभी मैं बातें बता रहा हूं। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अंत या निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है कि राज्य या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का छुआछूत या ऐसा कोई भी कृत्य करना अपराध की श्रेणी में आएगा। राज्य किसी को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, किसी होटल में, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी रेस्तरां में किसी व्यक्ति को जाने से नहीं रोका जा सकता, किसी कुएं पर, किसी तालाब पर जाने से किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। वह क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, रोकते हैं तो? वो होगा अस्पृश्यता के अंतर्गत, यानी आप छुआछूत कर रहे हैं, छुआछूत। अगर ऐसा कोई भी कृत्य आप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके संबंध में संसद ने 1955 में एक कानून पास किया, जानते हैं? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका 1976 में नाम बदल करके नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। इसमें किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता का आचरण करने, अस्पृश्यता को मानने या उससे संबंधित कोई आचरण कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। वह सजा है 6 महीने की सजा या 500 रुपए जुर्माने की सजा है, या फिर दोनों आपके ऊपर, जो भी ऐसा करता है उसके ऊपर ये दोनों चार्जेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 18 पे। अनुच्छेद 18 जो है यह कहता है कि राज्य जो है वह शिक्षा और सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य जो है वह शिक्षा और सैन्य संबंधी उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे अगर कोई नागरिक है, कोई भारत का अगर नागरिक है, तो किसी भी विदेशी देश से, विदेशी राष्ट्र से, विदेशी देश से, यानी जो भारत के इतर है, अगर वहां से किसी भी प्रकार की वह उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जो भारत का नागरिक है वो विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई विदेशी है और वह भारत में किसी लाभ के पद पे है, मान लीजिए कि किसी मंत्री के पद पे है, किसी संसद सदस्य के पद पे है, विधानमंडल सदस्य के पद पे है, या किसी भी मतलब लाभ के पद पे है भारत में, या भारत के किसी विश्वास के पद पे है, तो वह किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का उपाधि धारण करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे उस उपाधि का त्याग करना होगा, या उस लाभ वगैरह का जो भी भारत में उससे दिया जा रहा है उसका त्याग करना होगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 18 का यह प्रावधान जो है वो कहता है कि अगर कोई विदेशी है, वो भारत में लाभ के पद पे या विश्वास के पद पे है, तो वह राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका जो अगला प्रावधान है वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाभ के पद पर या विश्वास के पद पे है तो वह किसी विदेशी राज्य से कोई किसी भी प्रकार का उपहार या पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अपने निर्णय में कहा
कि जो भारत में दिया जाता है पुरस्कार, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया जाता है, वह कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। इसकी शुरुआत आपको पता है कि मतलब 1954 में की गई थी। पद्म विभूषण, पद्मश्री और ये पद्म भूषण प्रदान करने की जो प्रथा थी वो 1954 से शुरू की गई थी। ठीक है। जब मोरारजी देसाई जी की जब सरकार आई तो वो थोड़ा सा अवरुद्ध हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई तो फिर से वो चल रहा, जारी रहा। ठीक है, ये चीजें हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही बड़ा ना हो, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम है वो रात का 2 बज रहा होगा, 1:30-2 के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि मैं यह लेक्चर जब शुरू किया था तो मैं 12 बज के कुछ मिनट पे शुरू किया था, और अभी मुझे जो लगता है एक से तो ऊपर ही हो ही रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अभी एंड करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले, मुझे उत्साह मिले, और मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूं। जय हिंद, जय भारत।